नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी डेली एक्टिविटीज, रूटीन फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए कैपिटल लगता है, पैसे लगता है, तो उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. After estimating the fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business firm. जैसे कि मैंने कहा कि डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो जब हमने एक बार फिक्स कैपिटल का एस्टिमेशन कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें बिजनेस में फिक्स कैपिटल इतना लगने वाला है। नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो हमें पता करना होता है कि हमें ये बिजनेस को डेली एक्टिविटीज को स्मूथली फंक्शन करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, उसका हमें एस्टिमेट करना होता है। A business firm require funds to store adequate raw material in stock. A firm need capital to maintain sufficient stock of finished goods. जैसे कि मैंने कहा स्मूथ फंक्शनिंग, अब डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है, बिजनेस फर्म को एडिक्वेट रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास मेंटेन करना होता है। इसी के साथ उन्हें सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी स्टॉक मेंटेन करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है, यूजुअली गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, आइदर वो कैश बेसिस पे सेल होता है या फिर क्रेडिट बेसिस पे सेल होता है। अगर कोई भी गुड्स कैश बेसिस पे सेल हुआ तो वेल एंड गुड है बिजनेस के लिए, क्योंकि इमीडिएटली कैश मिल जाएगा और वो कैश को वापस वो अपने बिजनेस में वर्किंग साइकिल में उसे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में ना गुड्स आर सोल्ड आउट ऑन क्रेडिट बेसिस। अब क्रेडिट बेसिस पे अगर आप गुड्स सोल्ड करोगे तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इमीडिएटली कैश मिलेगा नहीं। दोस्तों, हमने वर्किंग कैपिटल में देखा था कि इट इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, बट अगर हमारे पास गुड्स अगर हम क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड कर रहे हैं तो इमीडिएटली कैश नहीं आएगा, तो डे टू डे एक्टिविटीज कैरी कैसे करेंगे? तो फर्म को फंड्स अरेंज करके रखने होते हैं, एक्सेस कैश अपने पास रखना होता है, सो दैट ये जो डेली एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटीज वगैरह जो भी होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना, उसे वो मैनेज कर सके टिल द टाइम अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। मतलब जब तक हमारे डेटर्स से, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, उनसे पैसे आते नहीं है, तब तक हमें मैनेज तो करना होगा ना, बिजनेस तो डेली चलाना पड़ेगा। तो फर्म को फंड्स की अरेंजमेंट करनी होती है। एक बार डेटर से पैसे आ गए, वापस उसे हम बिजनेस में लगा सकते हैं। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस में कैश की भी जरूरत ज्यादा होती है। क्यों जरूरत होती है? ओवरहेड्स पे करने के लिए। अब दोस्तों, ओवरहेड्स क्या है? ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना अपने बिजनेस से, जो अपने बिजनेस को डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, वो जो खर्चा होता है उसको पे करने के लिए हमें कैश की जरूरत होती है। अब ये ओवरहेड्स क्या है? जैसे कि रेंट पे करना, अगर आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग या जो भी है वो अगर रेंट पे है तो उसका रेंट पे करना, अगर आपके पास मशीनरी वगैरह है, अगर उसका कोई मेंटेनेंस है तो रिपेयर्स के कॉस्ट पे करना, टैक्सेस वगैरह देना, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा जो होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंटरेस्ट अगर आपने लोन वगैरह कुछ लिया तो उसका। तो ये जो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस वगैरह जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना, इनको पे करने के लिए हमें कैश की जरूरत होती है। दोस्तों, बिजनेस में ना अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर। क्यों? अप्स एंड डाउन बिजनेस में होते रहते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होते रहता है। किसी भी बिजनेस कंपनी को अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर उसे नंबर 1 पोजीशन पे जाना है या उसे ग्रोथ में रहना है, तो उसे अपने पास एक्सेस कैश मेंटेन करना होता है, सो दैट ऐसे कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कोई अनहोनी हो गई बिजनेस में, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गया, तो उसे मैनेज करने के लिए एक्सेस कैश होना जरूरी है। हमने मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? वर्किंग कैपिटल का मोरल ऑफ द स्टोरी है, अ फर्म विल अरेंज कैपिटल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ इन्वेंटरीज, फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब बिल्डिंग अप ऑफ इन्वेंटरीज यानी adequate storage of raw material and adequate stock of finished goods, that is building of inventories. फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स यानी जब तक डेटा से पैसे आते नहीं है तब तक हमें अरेंजमेंट करना होता है फंड्स को, सो दैट हमारे बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। एंड कवरिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आइदर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट पेड वगैरह, ये सारे जो
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस है डे टू डे में जो आने वाले हैं, उसे कवर करने के लिए हमें कैश की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। चलिए मैं आपको एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल बताता हूं। दोस्तों आपको यहां पे एक साइकिल दिख रहा होगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए कैश। मैं आपको एक इस साइकिल को एकदम सिंपल वे में बताता हूं। हम वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं ना, जो हमारे पास कैश है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन्वेंटरीज में। आप बोलोगे सर पैसे को कैसे इन्वेंटरीज में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए हम कैश से क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसे प्रोडक्शन में लगा देंगे। रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, एंड में वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। फिनिश प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। आइदर हम कैश पे सेल करेंगे तो हमें इमीडिएटली कैश मिल जाएगा, अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो वी हैव टू वेट टिल द क्रेडिट पीरियड कंप्लीटेड। और एक बार क्रेडिट पीरियड कंप्लीट हो गया, पैसे आ गए, वापस हम उसे बिजनेस में लगा देंगे। अब बिजनेस में हम सारे पैसे नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, देखिए रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल हम जिससे खरीद रहे हैं, हमारा जो क्रेडिटर है, अगर उसने हमसे कैश पे बिजनेस किया है तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उसने हमें क्रेडिट पीरियड दिया है कि आप 6-7 दिन में, 8 दिन में मुझे पैसे दे दो, तो उन क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने पड़ते हैं। हमें इनकम टैक्स जो भी है वो पे करना पड़ता है। डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, और रिमेनिंग जो पैसा बचता है उसे हम वापस साइकिल में लगा देते हैं। ये एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल है। क्या किया हमने, कैश जो हमारे पास था उसे हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, इन्वेंटरीज में। यानी हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो लगा दिया। रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स जिसे हम इन्वेंटरीज भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बोलते हैं। फिनिश गुड्स हमने हो गया। प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में। अब ये फिनिश गुड्स हम अपने पास रखेंगे थोड़ी, हम उसे क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के बाद अगर हम कैश पे सेल करेंगे तो इमीडिएटली कैश आ जाएगा, कैश आ गया तो वापस बिजनेस में लगा देंगे। क्रेडिट पे सेल करेंगे तो वी हैव टू वेट टिल द हमारे डेटर्स हमें पैसे देते नहीं है। एक बार डेटा से पैसे आ गए, वापस हम उसे बिजनेस में लगा देंगे। और ये साइकिल कंटिन्यू चलते ही रहता है टिल द टाइम आपका बिजनेस ऑपरेशंस में है। आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल में। और दोस्तों हर एक बिजनेस फर्म को ना फंड्स लगते हैं फाइनेंस टू फाइनेंस इज वर्किंग कैपिटल। उनके वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फंड्स लगते हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जो कैपिटल लगता है, जो कैश लगता है, वो बेसिकली उसका जो प्रोमिनेंट शेयर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर है, वो आपका रॉ मटेरियल्स खरीदने में जाता है। एंड रिमेनिंग पार्ट आपके जो डेली वेजेस पे अगर कोई एम्प्लॉयज है उनकी वेज देना, या फिर कोई एक्सपेंडिचर वगैरह है उसे पे करना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस तरीके के बिजनेस में डील कर रहे हो। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो। देखिए अगर आपकी फर्म एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जो डेली कंजम्पशन की चीजें हैं, उसे मैन्युफैक्चर करने में लगी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट एंड सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश होगा, सो दैट अपने लायबिलिटीज टेक केयर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कंपनी डेली एसेंशियल्स, अब डेली एसेंशियल्स में क्या हम ले सकते हैं, ले लीजिए ब्रेड। अगर आपकी कंपनी ब्रेड बना रही है, ब्रेड तो डेली यूज होने वाला ही है। कोई ना कोई लोग जिनको ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ब्रेड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पसंद होते हैं, तो वो तो ब्रेड कंज्यूम करते ही हैं। तो अब ये जो डेली कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है ना, तो ये जो कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्यों, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट कैश का इनफ्लो होते रहता है, सेल होने के बाद डायरेक्टली कैश आते रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लायबिलिटीज की देख, अपने लायबिलिटीज को वो पे कर सकते हैं। अब लायबिलिटीज के जैसे कि मैंने कहा, ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा ना, तो रॉ मटेरियल अगर उन्होंने क्रेडिट पे दिया है तो उनको तो पे करना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल कैश पे खरीद रहे तो उनको तो पे करना पड़ेगा ना, लाइकवाइज। तो जो फर्म डेली कंजम्पशन प्रोडक्ट्स में लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, उन्हें उस फर्म को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को पैसे, वर्किंग कैपिटल कम लगता है। लाइकवाइज अगर कोई कंपनी या कोई फर्म पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स में डील कर रही है। अब ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
लाइक ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो जो फर्म पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में लगी है उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं ट्रांसपोर्ट का आपको एग्जांपल देता हूं। अब ट्रांसपोर्ट कैरियर जो होते हैं, टेम्पोस, ट्रक्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जैसे वो पॉइंट ए से अगर उन्हें कोई गुड्स को पॉइंट बी पे डिलीवर करना है, पॉइंट बी पे डिलीवर कर गया, इन ट्रांसपोर्ट कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। बट दे हैव टू मेंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्यों? जैसे कि पेट्रोल भरना, डीजल भरना, या जो भी मेंटेनेंस का वगैरह है उस टेम्पो या ट्रक का, उसको मेंटेन करने के लिए दे हैव टू मैनेज और दे हैव टू मेंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहां पे भी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में कैश का फ्लो होते रहता है, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट्स की डीलिंग में है, लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो काफी फ्रीक्वेंटली परचेस नहीं होते, रेयरली परचेस होते हैं, तो दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। ओके, जैसे कि रोल्स रॉयस का ले लीजिए, मर्सिडीज ले लीजिए, बीएमडब्ल्यू ले लीजिए, जो ये लग्जरियस ब्रांड्स है, लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह है, जो डेली सेल नहीं होते या फिर फ्रीक्वेंटली सेल होते हैं, आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। ओके, तो कभी कभार सेल हो गया, मतलब ऐसा कोई नहीं कि रोज जाके शॉपिंग करके, जैसे कि हम जाके ब्रेड खरीदते हैं रोज, वैसा वो डेली कंजम्पशन का तो नहीं है ना। तो लग्जरियस आइटम्स के डीलिंग में जो फर्म लगी हुई होती है उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगर आपकी फर्म ट्रेडिंग में लगी हुई है, मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आइदर एज अ होलसेलर और एज अ रिटेलर। आप विदाउट फिजिकल गुड का जो भी है उसको आप कोई अल्टर नहीं करते, जैसे मैन्युफैक्चरर से आया वैसे के वैसे आप सेल करते हो, बट आइदर आप होलसेल बिजनेस करते हो, आइदर आप रिटेल बिजनेस करते हो। तो कोई भी फर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में लगी हुई है तो उन्हें ज्यादा इन्वेंटरीज अपने पास रखते हैं ना। होलसेलर के पास देखा होगा ना आपने, होलसेलर के पास पूरा उसका गोडाउन भरा हुआ रहता है। क्यों? वो ज्यादा इन्वेंटरी का स्टॉक करके रखता है, बिकॉज उसके पास ज्यादा रिटेलर्स होते हैं। तो वो हर रिटेलर से उसे जैसी जैसी ऑर्डर मिलती है वैसे वैसे वो रिटेलर को वो गुड सप्लाई करता है। तो अगर उनको अपनी कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी है ना, एंड मतलब रिटेलर से कौन खरीदता है, कस्टमर खरीदता है। अगर कस्टमर ने रिटेलर के पास डिमांड किया तो रिटेलर के पास अगर स्टॉक नहीं होगा तो किसके पास डिमांड करेगा, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास अगर नहीं स्टॉक होगा तो किसको डिमांड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पास, कि आप प्रोडक्शन करके तो हमारे पास ऑर्डर है, और वैसे वो साइकिल चलती रहती है। बट यहाँ पे आइदर आप होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है बिजनेस में। क्यों? यू हैव टू मीट द कस्टमर डिमांड, क्योंकि ये लोग होते हैं, ये ज्यादा बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेस करके रखते हैं। देखिए, होलसेलर के पास बल्क क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल होते हैं, रिटेलर के पास एज कंपेयर टू होलसेलर कम होते हैं, बट बोथ दे हैव टू मेंटेन अ लॉन्ग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैंने कहा, आपके बिजनेस का साइज आपको डिफाइन करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है। अगर आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन से, बड़े पैमाने पे आपका प्रोडक्शन है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके वर्किंग कैपिटल के साइज को डिफाइन करता है। कैसे? देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने क्या कहा? वर्किंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? देखिए, आपके वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो देयर इज ए इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड वाइस वर्सा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो आपको डिमांड आ रही है मार्केट से, आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट? आपको रॉ मटेरियल लगेगा तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, सो दैट आपको ये रॉ मटेरियल वगैरह परचेस कर सके एंड जो भी एक्सपेंसेस है वो पे कर सके। वाइस वर्सा, अगर आपका सेल्स डिक्रीज है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स डिक्रीजेस, देयर इज अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और डिमांड ही नहीं तो आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे? ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ स्टॉक है, वही सेल नहीं हो रहा है, तो आप क्यों और प्रोड्यूस करोगे ना। लाइकवाइज, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। सेल्स ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, सेल्स कम है, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल। दोस्तों, प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है? हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, उसे प्रोडक्शन साइकिल कहा जाता है। अब ये प्रोडक्शन साइकिल भी डिफाइन करता है आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है। कैसे? अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है, ज्यादा है, बड़ा है, मतलब आपको एक गुड को
फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए सपोज 10 दिन लगते हैं, तो फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। क्यों? बिकॉज आपका फिनिश प्रोडक्ट कब बनेगा, कब उसे आप मार्केट में सेल करोगे, कब आपको पैसे आएंगे, तो 10 दिन का प्रोडक्शन साइकिल हो गया ये। तो इट इज अ लॉन्गर, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। बट आपका वही मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट है, लाइक आपका एक दिन में प्रोडक्ट बन के रेडी होते हैं, तो नेक्स्ट डे आप सेल कर सकते हो ना, तो आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। मतलब क्या याद रखना है? प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट, लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब बिजनेस साइकिल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बिजनेस साइकिल यानी देखिए दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, व्हेन देयर इज अ बूम इन दिस इकोनॉमी, बूम यानी परचेसिंग पावर ज्यादा है, लोगों के पास पैसे है, लोगों के पास खरीदने की क्षमता है, उनके पास सफिशिएंट पैसे, वो गुड्स खरीद सकते हैं। तो ऐसा जब माहौल होता है, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज। क्यों? डिमांड है ना, कस्टमर के पास पैसा है, कस्टमर खरीद रहा है गुड्स आपके, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें? रॉ मटेरियल में, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को तो डिमांड है। और मैंने अगर डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो मेरा कंपटीटर मेरे कस्टमर्स को अपने पास लेके चले जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसमें? रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप डिमांड को फुलफिल कर सको, प्रोडक्शन कर सको और सेल कर सको। तो यहां पे आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा। बट इसका ऑपोजिट रिसेशन है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है इतने ज्यादा कि वो आपके गुड्स को परचेस कर सके, तो आपका सेल्स क्या है? डिक्लाइन हो गया। तो अगर सेल्स ही डिक्लाइन है, ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्शन में इतना फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं इन्वेंटरीज में, तो आप क्यों एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे ना, तो आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल में क्या है याद रखना है? व्हेन देयर इज अ बूम, सेल्स विल इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल ऑल्सो रिक्वायर एडिशनली, मतलब हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। रिसेशन है, सेल्स विल डिक्लाइन, हेंस वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट और मजेदार पॉइंट है, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। दोस्तों, मैंने आपको वो साइकिल बताया था, यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि हम कैश को कन्वर्ट करते हैं इन्वेंटरीज में। कैसे? रॉ मटेरियल को हम कैश से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन साइकिल में लगा के उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और बाद में फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमें कैश मिल जाता है, उसे हम वापस बिजनेस साइकिल में लगा देते हैं। अब इसकी पहले फर्स्ट स्टेप, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे लगते हैं ना हमें। सपोज मेरा जो क्रेडिटर है उसने मुझे क्रेडिट फैसिलिटी देने से मना कर दिया कि नहीं, आपको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको कैश पे ही खरीदना पड़ेगा। तो मैं कैश देके रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, उसको प्रोडक्शन में लगा रहा हूं, फिनिश गुड्स रेडी हो गया। बट मैंने क्या सोचा कि मैं कैश में सेल करने से अच्छा थोड़े कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाता हूं, और मैं क्या करता हूं? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखता हूं। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यानी मैंने कस्टमर्स को बोला कि आप मेरा फिनिश प्रोडक्ट ले लीजिए, मैं आपको 7 दिन का क्रेडिट पीरियड देता हूं, एग्जांपल के तौर पर। अब इस सिचुएशन में मैंने पहला क्या कहा आपको कि मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो तो कैश में खरीदा है, और मैं जो फिनिश गुड बेच रहा हूं वो तो क्रेडिट पे बेच रहा हूं। मुझे अपने बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को तो रन करना है ना। तब यहां पे इस सिचुएशन में मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। इसका वाइस वर्सा, ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा क्रेडिटर है मुझे क्रेडिट टर्म्स पे दे रहा है कि नहीं आप 14 डेज में मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दे रहा है, मेरे लिए वो फेवरेबल है क्योंकि मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूं, मेरे को रॉ मटेरियल मिल रहा है 14 डेज के क्रेडिट पीरियड में। बट मेरी जो क्रेडिट सेल्स है वो लेस लिबरल है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आइदर वो सेल्स कर रहा हूं, वो कैश पे कर रहा हूं, या फिर मेरी जो क्रेडिट की पॉलिसी है, मतलब मैंने कस्टमर्स को कहा है कि अगर आप ये गुड्स ले रहे हो तो आपको 7 डेज में मुझे पैसे रिटर्न करने हैं, अदरवाइज आपको फाइन पेनल्टी लगने वाला है। तो कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा ना कि मैं एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करूं। तो इस सिचुएशन में मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आइदर गुड्स कैश पे सेल कर रहा हूं और मेरी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल नहीं है, स्ट्रिक्ट है कि 7 डेज में पैसे नहीं आए तो आपको फाइन लगेगा, तो कोई भी कस्टमर मेरा जो पेमेंट है वो 7 दिन में कर देगा। दोनों सिचुएशन में पता चल गया आपको कि अगर मुझे क्रेडिट पॉलिसी नहीं मिल रही है, लाइक मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट पॉलिसी नहीं मिल रही, बट मैं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दे रहा हूं फिनिश गुड्स बेचने के लिए, तब इस सिचुएशन में मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। बट अगर मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है और मैं सामने क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा हूं अपने कस्टमर्स को, तो ये सिचुएशन में मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। दोस्तों,
क्या है क्रेडिट कंट्रोल? देखिए, मैंने जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बताया था, तो वो क्या होता है? देखिए, अब क्रेडिट कंट्रोल जो होता है ना, वो 3 फैक्टर्स पे निर्भर होता है। आपके वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना है, मतलब आपका टोटल सेल्स में से आप क्रेडिट पे कितने गुड्स को सेल कर रहे हो और कैश पे कितने गुड्स को सेल कर रहे हो, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सेल क्रेडिट सेल्स बताता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 100 गुड्स बेच रहा हूं, जिसमें से अगर 70 गुड्स में क्रेडिट पे बेच रहा हूं, 30 गुड्स में कैश पे बेच रहा हूं, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स ज्यादा है, क्योंकि मैं 70 गुड्स को क्रेडिट पे बेच रहा हूं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन पॉलिसी। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी क्रेडिट की पॉलिसी क्या है। अगर मेरी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड है, यानी जैसे कि मैंने कहा, मैंने कस्टमर को बताया कि आपको 7 डेज में मुझे पैसे देने हैं, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी ओवर इट। तो यहां पे क्या होगा, मेरा जो कस्टमर है पेनल्टी नहीं बोलेगा कि मुझे पेनल्टी नहीं दी है, तो मैं 7 दिन में आपके पैसे रिटर्न दे दूंगा, तो मुझे कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि मैंने क्रेडिट पॉलिसी साउंड रखी है। बट अगर मेरी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है यानी 7 डेज का बोल के क्रेडिट, मेरा जो डेटर है वो मुझे 15 दिन में 20 दिन में पैसे दे रहा है, मुझे फंड्स के कलेक्शन में दिक्कतें आ रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स की वो जो डेटर है वो शायद मेरे पैसे दे भी ना सके, चुका भी ना पाए और मुझे कलेक्शन करने में तकलीफ हो। तो इस सिचुएशन के बचने के लिए मुझे साउंड क्रेडिट पॉलिसी रखनी पड़ेगी। देयरफॉर कंपनी को अपने पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा, मोर वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए। जो फर्म कैश में सेल कर रही है उन्हें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि वो गुड सेल कर रही है कैश में ना, तो इमीडिएटली उन्हें कैश मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर कोई फर्म अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, वो ग्रो कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट को डिमांड, इसीलिए तो वो एक्सपांड कर रही है ना। लाइक एक प्रोडक्शन यूनिट है उनका, वो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें और एक यूनिट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो उनको रॉ मटेरियल फंड लगेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी उन्हें एक्सेस कैपिटल लगेगा। सो लार्ज स्केल ऑपरेशंस है तो उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर सपोज आपके प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं है, फिर भी आपने अगर रॉ मटेरियल का एक्सेस स्टॉक करके रखा, तो क्या हो गया, आपने वर्किंग कैपिटल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। कल को आपका कोई दूसरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ गई, बट आपके पास पैसे नहीं है, क्यों? बिकॉज आपने दूसरे प्रोडक्ट को जिसको इतनी डिमांड नहीं थी उसका रॉ मटेरियल खरीद के रखा था। तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे डिमांड है वैसे उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन करके रखना है, सो दैट वो डिमांड को फुलफिल कर सको। तो ये मैनेजमेंट की एबिलिटी है कि कैसे वो कोऑर्डिनेशन करती है बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी अगर कंपनी को, बिजनेस फर्म को, मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म को अगर बैंक से लोन मिल रहा है, एज एंड व्हेन जब चाहे उन्हें बैंक से अगर लोन मिल रहा है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। मतलब ये जो क्रेडिट पॉलिसी है, जो 7 डेज में पैसे आने वाले, 14 डेज में पैसे आने वाले हैं, उसमें डिपेंडेंसी उनकी कम होगी, क्योंकि उनको जब वर्किंग कैपिटल लगेगा तो वो बैंक में चले जाएंगे और बैंक से वो लोन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन दे रहा है। क्लियर आपको ये सारे पॉइंट्स? अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।